बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इम्यून रेस्पॉन्स की बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी का इतिहास, प्रतिरक्षा विज्ञान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले बात की जाए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी की, यदि ठीक है ना, तो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है ना, वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। और जो एंथ्रेक्स जो होता है पशुओं में, उसके वैक्सीन की इन्होंने खोज की थी। 1796 में एडवर्ड जेनर ने टीके वैक्सीन का विकास किया। ठीक है ना, इसीलिए इनको बोला है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है ना। इसके बाद में लुई पाश्चर थे। लुई पाश्चर, इन्होंने जो रेबीज़ जो होता है, रेबीज़, इसके टीके का, इसके विषाणु की खोज की थी। रेबीज़ जो होता है रेप्टोवायरस से होता है, विषाणु इसीलिए बोला हमने वायरस। ठीक है, विषाणु की खोज की और टीके का विकास किया था। 1885 में लुई पाश्चर और इन्होंने क्या किया था? पाश्चरीकरण का जो मेथड था, इसकी खोज की थी। पाश्चर ने रेबीज के टीके का विकास किया। ठीक है ना। फिर 1880 में एक साइंटिस्ट आए थे, एली मिशेनिकॉफ। इन्होंने क्या किया था? फेगोसाइटिक थ्योरी को दिया था। 1880 में एली मिशेनिकॉफ ने भक्षाणु नाशन मत फेगोसाइटिक थ्योरी को प्रस्तुत किया। अब फेगोसाइटिक थ्योरी क्या कहती है? ऑप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, फेगोसाइटिक थ्योरी की यदि बात की जाए तो फेगोसाइटिक थ्योरी ये कहती है, ये क्या हो, एक सेल है। ये क्या हो? एक सेल है। WBC की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया आता है, ये क्या है? पैरासाइट लिख देते हैं और भी अच्छा। ठीक है ना, ये क्या है? होस्ट सेल। ये क्या है? होस्ट सेल। ठीक है ना। अब इस होस्ट सेल के अंदर एक आउटग्रोथ, एक इन्वेजिनेशंस का फॉर्मेशन होगा, और इन्वेजिनेशंस के पास में क्या आ जाएगा? ये पैरासाइट आ जाएगा, होस्ट सेल। ठीक है ना,
पैरासाइट आने के बाद में जिस भी साइड से क्या है, पैरासाइट आया है, जिस भी साइड से पैरासाइट आए उस धर की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और इस पैरासाइट को अंदर की ओर इनटेक कर लिया जाएगा, अंदर की ओर ग्रहण कर लिया जाएगा इस रूप में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पैरासाइट होस्ट सेल, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस पैरासाइट को बहुत सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस, ठीक है ना, एंजाइमेटिक प्रोसेस से इस एंजाइमेटिक प्रोसेस की हेल्प से क्या कर लिया जाएगा, इसको पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और ये होस्ट सेल रह जाएगी। तो ये प्रोसेस है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस मेथड। इसे हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस मेथड। ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस मेथड, ठीक है ना। इसे हमने बोला है। फिर एक साइंटिस्ट आए थे वॉन बेहरिंग, ठीक है ना, वॉन बेहरिंग। इन्होंने क्या किया था, टेटनस और डिप्थीरिया के टीके का विकास किया था। 1890 में वॉन बेहरिंग ने टेटनस व डिप्थीरिया के टीके का विकास किया, ठीक है ना। और इन्होंने 1890 में प्रतिरक्षी की एंटीबॉडीज़ की खोज की। 1890 में वॉन बेहरिंग द्वारा प्रतिरक्षियों एंटीबॉडीज खोज की, ठीक है ना। फिर एक साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट कॉच। इन्होंने जो टीबी होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सहायता से, तपेदिक जिसे बोलते हैं, उसकी कोशिकीय प्रतिरक्षा का क्या किया था, अध्ययन किया था। कॉच ने तपेदिक कोशिकीय प्रतिरक्षा की क्रिया का अध्ययन किया, ठीक है ना। फिर एक साइंटिस्ट थे 1903 में ऑल्मेरोथ राइट। इन्होंने क्या किया था, ब्लड के अंदर ऑप्सिन्स की खोज की थी। ऑप्सिन्स हमने वही है, प्रोसेस वही होता है जिस प्रकार से फेगोसाइटोसिस मेथड होता है, इसी प्रकार से ऑप्सिन्स फैक्टर्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस मेथड को क्या करते हैं, उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। ऑप्सिन मेथड क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस मेथड को उत्तेजित करने की क्रिया कहलाती है ऑप्सिन मेथड। 1903 में ऑल्मेरोथ राइट ने रक्त में तरल कारक ऑप्सिन
ऑप्सोनिन की खोज की, ठीक है ना, खोज की गई थी। अब यदि बात की जाए तो 1930 के आसपास कॉल एंड स्टीनर ने मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप को खोजा था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने ही आरएस फैक्टर की भी खोज की थी, ठीक है ना। 1930 में कॉर्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य में रक्त समूहों की खोज की तथा आरएच कारक को खोजा, ठीक है ना, आरएच फैक्टर को खोजा गया था। ये हो जाता है आपका क्या, हिस्ट्री का जो है हो जाता है, ठीक है ना। फिर बात आती है रोधक क्षमता की। रोधक क्षमता की बात आती है, इम्यूनिटी की बात आती है। इम्यूनिटी, ठीक है ना। इम्यूनिटी से कि हम लोग पहले ही डेफिनेशन देख चुके हैं, परजीवी और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी, रोधक क्षमता कहलाएगी। यदि इसकी बात की जाए तो सूक्ष्म जीवों से क्या करती है, ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। होम्योस्टेटिस की क्रिया को प्रदर्शित करती है। समस्थापन, जो कि हम ये कहते हैं बॉडी के ताप को नियंत्रित करने की, ठीक है ना। या कह सकते हैं, दूसरी बात कह सकते हैं, समस्थापन का मतलब होता है समान स्थिति में बनाए रखने वाला, ठीक है ना। तो जितनी भी डेड सेल्स होंगी, एजिंग इफेक्ट जिस सेल्स पाए जाएंगे, या डैमेज सेल्स होती है, इनको क्या करते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया करती है। और जितनी भी म्यूटेंट सेल्स होती हैं, जिनमें किसी ऐसी कोई भी कोशिकाएं जिनमें उत्परिवर्तन हो जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई कर इन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। रोधक क्षमता की क्रियाएं, क्षमता की क्रियाएं। फर्स्ट, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करना। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड यदि बात की जाए तो सेकंड होता है समस्थापन, होम्योस्टेटिस क्रिया करना। होम्योस्टेटिस, समस्थापन क्रिया करना, अर्थात मृत वृद्ध क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है ना। थर्ड होता है उत्परिवर्ती कोशिकाओं की पहचान कर, म्यूटेंट सेल, उत्परिवर्ती कोशिकाओं की पहचान कर इन्हें नष्ट करना। उत्परिवर्ती कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं
जिन कोशिकाओं के जीनों में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण क्या करती हैं, भिन्न प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करना प्रारंभ करती हैं। भिन्न प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करना प्रारंभ करती है। इससे क्या होती है, शरीर की अन्य कोशिकाओं को हानि होती है। जैसे कि कह सकते हैं कैंसर की भी कुछ कोशिकाएं क्या होती है, म्यूटेंट सेल्स की तरह कार्य करती हैं, म्यूटेंट सेल की तरह कार्य करती हैं। ठीक है। अब यदि बात की जाए प्रतिरक्षा के प्रकारों की, तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की पाई जाती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की पाई जाती है। पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी, या जिसे कह सकते हैं जन्मजात। दूसरी होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित प्रकार की प्रतिरक्षा, जो कि मनुष्य या जीव अपने जीवन काल में उपार्जित करता है, उपार्जित करता है। ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।